हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर हमारा था उसके बचे हुए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे। दोस्तों, साथ साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक हैं यानी ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप लोग जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है यानी वो पार्ट 1 को नहीं देखा है, बहुविकल्पी प्रश्नों को अभी तक नहीं देखा है, तो वो लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके बहुविकल्पी प्रश्नों को और अति लघुत्तरीय प्रश्न का पार्ट 1 को अच्छे से देख लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ, उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। ये विचार किसने दिया? तो ये विचार वाटसन के थे। उन्होंने कहा कि मुझे 1 दर्जन बालक ला के दो, उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार आपको वातावरण तैयार करना है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं उन्हें जो कहो, ठीक है, चाहे उनको आप डॉक्टर कहिए, इंजीनियर कहिए, वकील कहिए, कलाकार कहिए, मैं इनको बना सकता हूँ। आपको क्या करना है? वातावरण वैसा लेके आना है। ठीक। क्वेश्चन ये किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन कहा था दोस्तों वाटसन। अगला क्वेश्चन, बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये पियाजे ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं का वर्गीकृत किया? ठीक। तो विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद आदि में दोस्तों इसको वर्गित किया था। युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया? तो युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं तर्क। यानी वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है वो तर्क कहलाता है। स्मृति, जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन में समर्थ होता है वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है। यानी क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जब बालक किसी तथ्य या कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर उसी तरह सीखता है तो वह सीखने में कौन सी विधि कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुकरण विधि। ठीक है। यानी देख के हमें सीखना होता है। ठीक है। तो ये अनुकरण विधि कहला रही है। अगला क्वेश्चन, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की ये विधि थार्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आती है थार्नडाइक के अभ्यास और त्रुटि विधि के अंतर्गत। ठीक है। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का एक टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है यानी लार टपकाता है, ये प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की यानी बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ठीक है। तो ये होता है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो भय, क्रोध, स्नेह है, तो ये बालक में जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है क्या कहलाता है? तो ये रुचि कहलाता है। आवर्तीकृत यानी अनग्रुप्ड डाटा पद्धति के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो m बराबर n+1/2 में पद का आकार। ठीक है। तो ये इसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र किसका मापन किया जाता है? तो इससे बुद्धि लब्धि यानी IQ का मापन किया जाता है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? तो ये योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में भिन्नता होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता क्या होगी? शारीरिक रचना अलग होगी, उसकी बुद्धि अलग होगी, रुचि अलग होगी, उसका व्यक्तित्व अलग होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दोस्तों ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? ये अलग करती हैं, ठीक। तो यही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे बताया? ठीक, तो बताया है औपचारिक संक्रिया काल यानी फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। इसको उन्होंने बताया है कि ये अंतिम अवस्था होती है बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? इसको कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है? तो ये कहलाता है कल्पना। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये तर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंधों को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सीखने का वक्र। अगला, जब कोई बालक सीखने को तात्पर्य होता है यानी जब वो तैयार हो जाता है तब वो जल्दी से चीज़ों को सीखता है। ये थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये होता है तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो होता है गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उनको क्या कहते हैं? तो उसको अभिरुचि यानी इंटरेस्ट कहते हैं। और अगला अभिवृत्ति एटीट्यूड होता है, ठीक। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये स्मृति के अंतर्गत आती हैं। अगला, अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो इसको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आएगा कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जीन पियाजे ने किया। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो तीसरी अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रिय काल। अगला, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? तो ये भाषा विकास या शिशुअवस्था की अवस्था होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो ऐसा जो होता है व्यक्ति वो होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला, ठीक है। वो क्या करता है बहिर्मुखी व्यक्ति वाला? वो दूसरे लोगों के लिए और समाज की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, ठीक है। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट क्या है? इसका निर्माण किसने किया? तो ये परीक्षण TAT की तरह ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं। चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, यानी जो पशु होते हैं मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड वेलाक ने 1948 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने विचार करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रेरणा। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसको थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो उन्होंने वनमानुस, उसका नाम था सुल्तान, इसके ऊपर प्रयोग करके किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? ठीक, तो अनुकूलन पाया गया। नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसके प्रमुख लक्षण हैं? ठीक है, तो अच्छे व्यक्तित्व का ये प्रमुख लक्षण होता है, ठीक। यानी गुड पर्सनालिटी जिसकी होती है तो उसमें नियमित दिनचर्या होती है, सबके साथ अच्छा समायोजन होता है, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता होती है और आत्म मूल्यांकन की क्षमता, ठीक है, अच्छे व्यक्तित्व वाले में होती है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उपक्रियाओं में किया है? तो नंबर 1 पर आता है आत्मसातन, दूसरा आता है समंजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सृजनात्मकता से क्या आशय है? तो सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या अवधारणा का जन्म दिया जाता है, ठीक है। अगला व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो आल्पार्ट के अनुसार कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है।
रोशा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया? तो हरमन रोशा ने किया। अगला, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। अगला, मध्यांक की एक परिभाषा लिखिए। तो जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। ये प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? ठीक, तो सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता। ठीक है। टीएटी का संबंध किससे है? तो ये व्यक्तित्व मापन से है। सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? तो समय के साथ नई विषय वस्तु को सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्यों को गति प्रदान करती है। गुड के अनुसार यानी गुड के शब्दों में प्रेरणा कार्यों को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की एक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उससे सीख लेता है। ठीक। अगला, सीखने की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो वुडवर्थ के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है। गेट्स और अन्य के शब्दों में सीखना अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि बच्चे के भाषा के विकास के अवरोध के दो कारण बताइए। यानी बच्चों के भाषा विकास में जो अवरोध होता है इसके दो कारण बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जानना है कि अवरोध के कारण कौन कौन से होते हैं। भाषा विकास यानी जब वो कायदे से बोल नहीं पाता है। ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा स्वास्थ्य, उसके बाद बुद्धि, सामाजिक आर्थिक जो दशा होती है वो हो जाती है, भाई बहनों का प्रभाव, द्विभाषीय वातावरण और संगी साथी अथवा समवयस्क समूह। ठीक है। तो इसका भाषा विकास में अवरोध के ये कारण दोस्तों होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की आयु कितनी होती है? ठीक है। तो डॉक्टर जोन्स ने बताया कि शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष होती है। ठीक है। यानी जो शिशुअवस्था का जो समय होता है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष का होता है। अगला, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम, पीड़ा, घृणा और हर्ष। ये जन्म के समय शिशुओं के भीतर संवेग पाए जाते हैं। छोटे बच्चों को आप देखिए, डर भी होता है, गुस्सा भी आता है, प्रेम भी होता है, तकलीफ यानी पीड़ा भी होती है, घृणा, एक दूसरे से थोड़ा सा जेलसी भी रखते हैं और खुशी भी उनको होती है। ठीक है। बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। तो केली और टस्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें और गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते। वे आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए रहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि उपलब्धि कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य बौद्धिक स्तर वाले उनकी बुद्धि लब्धि, टर्मन ने बताया है कि उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 109 के बीच में होती है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो टीएटी परीक्षण, इसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दोस्तों भी कहते हैं। इसका निर्माण मार्गन और मूरे ने 1935 में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? तो उसको परिपक्वता कहते हैं। ठीक है। पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो कुत्ते पर किया था। उसके बाद व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? बालक के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर, परिवार और विद्यालय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है, बुद्धि की एक परिभाषा दीजिए। तो बर्ट के अनुसार बुद्धि अपेक्षा रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता होती है। संतुलन का कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं जिनका सामना उसे करना पड़ता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल होकर मानसिक संतुलन खो देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी व्यक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं? तो रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। हम बिना सोचे समझे भिन्न भिन्न रुचि वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्यों में जुटा देते हैं। ऐसी शिक्षा उनकी विशेषताओं को नष्ट करके एक निर्जीव सामान्यता की छाप लगा देते हैं। अतः रूसो ने कृत्रिम समाज का खंडन का इस बात पर बल दिया, यानी खंडन किया और इस बात पर बल दिया कि बालक की संपूर्ण शिक्षा का प्रबंध
प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, अतः हमें उनकी शिक्षा उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो किशोरावस्था में आवाज़ में भारीपन आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। बाकी प्यास होती है, भूख होती है, निद्रा होती है, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है? जन्मजात होती हैं। सीखी गई सामग्री को पुनः श्रवण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो ये विस्मृति कहलाती है। किसी आवर्तीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो ये आवर्ती कहलाती है। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया यानी ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर था, तो उसके बचे हुए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको यहाँ से सेकंड पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों यहाँ से ये 15 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर था बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के 3 वीडियो बहुविकल्पी के अपलोड कर दिए गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक अति लघु उत्तरी का पार्ट 1 को अपलोड किया गया और दोस्तों ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके एक एक वीडियो को देख लें, जिससे आपको जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।